चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं जहां आज के ज़माने की मोबाइल गेमिंग सीधे तौर पर टकराती है सदियों पुरानी स्थानीय मान्यताओं से। ओडिशा का कंधामाल जिला, यहाँ का माहौल अपने आप में रहस्य और संस्कृति से भरा हुआ है। पर सोचिए, क्या होता होगा जब एक आम कॉलेज स्टूडेंट की रात रात भर जागने की आदत वहाँ के अंधेरे और गहरी सच्चाइयों के सामने आ जाए। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे हमारा आसपास का वातावरण और वहाँ का बीता हुआ कल सीधे हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में दाखिल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिल्कुल अकेले और सुनसान माहौल की कल्पना कीजिए। बलकृष्णा के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक कॉलेज स्टूडेंट जो दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने का पूरा शौकीन है। अब गांव में इंटरनेट की स्पीड तो हम जानते ही हैं, कुछ खास होती नहीं, तो मजबूरी में उसे अपने घर की छत पर जाना पड़ता था। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या वीक सिग्नल की नहीं थी। समस्या उस अकेलेपन और उस घने अंधेरे की थी जो छत के ठीक सामने से शुरू होता था। खेल के बीच में जब अचानक ध्यान भटकता और नजरें सामने जंगल की तरफ जाती, तो उस सन्नाटे में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती थी। सच कहूं तो ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करेगा। और ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर, सिर्फ 40 मीटर। दिन के उजाले में ये दूरी शायद कुछ भी ना लगे, है ना? लेकिन रात के घने अंधेरे में जब कोई अकेला छत पर बैठा हो और ठीक 40 मीटर की दूरी पर एक घना जंगल खड़ा हो, तो ये फासला सच में डरावना हो जाता है। ये एकदम हमारे अंदर के इस पुराने डर को जगा देता है जो अंधेरे से लगता है। एक तरफ मोबाइल स्क्रीन की चमकती हुई छोटी सी रोशनी और दूसरी तरफ सिर्फ 40 मीटर दूर वो काला अनजान जंगल, किसी का भी ध्यान भटकाने और अंदर तक डर पैदा करने के लिए बस इतना ही काफी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब एक बिल्कुल मॉडर्न डिजिटल आदत जैसे कि रात भर ऑनलाइन गेम खेलना किसी जगह की प्राचीन और बेहद दुखद मान्यताओं से टकराती है? इस सवाल की गहराई में जाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि हम उस छत और उस जंगल के रहस्यों को पूरी तरह समझें, आइए बलकृष्ण के पुराने अनुभवों को देखते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। भाग 1, फुलबानी घर के साए। यहां से इन अजीब घटनाओं की शुरुआत होती है। बात बलकृष्ण के हाई स्कूल के दिनों की है। गांव में पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी, इसलिए बलकृष्णा और उसकी मां अपने गांव रास्य मंडी से करीब 10 किलोमीटर दूर पुलबानी नाम के कस्बे में एक किराए के मकान में रह रहे थे। और यहीं पर चीजें धीरे धीरे अजीब होने लगीं। शुरुआत में छत पर किसी बुजुर्ग के चलने और उनकी छड़ी की थक थक आवाज आती थी। अब देखिए, आमतौर पर इंसानी दिमाग ऐसी आवाज़ों को आसानी से टाल देता है। उन्होंने भी यही सोचा कि शायद कोई पक्षी होगा या चूहे होंगे। लेकिन फिर एक रात जब बलकृष्ण टीवी देखते देखते सो गया, तो उसने अपनी मां के कमरे से बाथरूम की तरफ एक घने काले साए को जाते हुए देखा। और सबसे डरावना पल तो तब आया जब उसने करवट बदली और देखा कि वही साया हॉल के एक कोने में बिल्कुल शांत खड़ा उसको घूर रहा है। इस साफ दिखाता है कि कैसे हम शुरू में इन चीज़ों को इल्यूजन समझकर टालना चाहते हैं, जब तक कि वो ठीक हमारे सामने ना आ खड़ी हों। और फिर अचानक से तापमान गिरने लगा। रात के करीब 12:15 बज रहे थे। बलकृष्णा को प्यास लगी तो वो पानी पीने उठा। तभी कमरे में अचानक से बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने लगी। दरवाजे के नीचे की दरार से एक अजीब सी सफेद रोशनी अंदर आई और दरवाजा हल्के हल्के कपकपाने लगा। ऐसे हालात में किसी की भी रूह कांप जाए। बलकृष्णा डर के मारे जल्दी से बिस्तर पर लेटा और उसने अपने चेहरे को ब्लैंकेट से पूरी तरह ढक लिया। लेकिन कंबल ओढ़ने से सिर्फ आंखें बंद होती हैं, महसूस करने की क्षमता नहीं। बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए, ब्लैंकेट के अंदर छुपे होने के बावजूद उसने किसी की सांसें महसूस की। उसके अनुसार ऐसा लगा जैसे एक महिला ठीक उसके बगल में आकर बैठ गई है और तकिए पर अपने हाथ फेर रही है। सोचिए ये कितना जीवंत और डरावना अनुभव रहा होगा। बालकृष्णा इतना डर गया कि वो तुरंत मां चिल्लाते हुए उठ बैठा। भले ही उसकी मां ने पहली बार में इसे सिर्फ एक बुरा सपना या लेट नाइट टीवी देखने का असर मानकर टाल दिया हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये घटनाएं अब उस घर में आम होने लगी थी। जब ये सब रोज रोज होने लगा तो बलकृष्णा की मां ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, और जो निकलकर सामने आया वो ठीक वही था जो बलकृष्णा महसूस कर रहा था। पता चला कि उनसे पहले उस घर में जो परिवार रहता था, उनमें एक 50-60 साल की बुजुर्ग महिला थी। एक बार परिवार उन्हें अकेला छोड़कर 2 दिन के लिए पूरी गया था और अकेलेपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन तक उनका शव वहीं पड़ा रहा, किसी को पता ही नहीं चला। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्हीं का अकेला और भुगता हुआ अंश वहां महसूस होता था। यह दुख और अकेलेपन का एक बेहद भारी उदाहरण था,
और जाहिर है इस कहानी ने उन्हें फुलबानी का वो घर जल्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भाग 2 रासिमंडी गांव वापसी, एक नए अध्याय की शुरुआत। इन सब घटनाओं के बाद उनके पास वहां रुकने का कोई कारण तो बचा नहीं था। कॉलेज खत्म होने में सिर्फ चंद दिन ही बचे थे, तो उन्होंने अपना सामान बांधा और तुरंत अपने गांव रासिमंडी वापस लौटने का फैसला किया। पर उनका ये नया गांव वाला घर अभी पूरी तरह से बना नहीं था। घर बनने के बाद जो जरूरी पूजा और पवित्रीकरण होता है वो भी बाकी था। उस पर से घर बिल्कुल एक घने जंगल से सटा हुआ था और ठीक पास में ही एक शमशान घाट भी था। अब कल्पना कीजिए, इस सारे तत्व मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां स्थानीय किस्से, कहानियां और अफवाहें बड़ी आसानी से पनपती हैं और सच जैसी लगने लगती हैं। एक ऐसी जगह जहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है और उस पर जंगल का अंधेरा और शमशान की शांति उसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। और अब हम घूमकर ठीक वापस उसी छत पर आते हैं जहां से हमारी ये चर्चा शुरू हुई थी। शाम के 7:30 बजे हैं। बालकृष्णा की गेमिंग की आदत उसे वापस उसी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्पॉट पर खींच लाई है। यहां उसे ऐसा लगता था जैसे जंगल के अंधेरे से कोई उसे लगातार देख रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसके फुलबानी वाले घर का असर है, पर नहीं, अब की बार चीजें सिर्फ एक एहसास तक सीमित नहीं रहने वाली थी। अचानक अंधेरे जंगल से उड़कर 2 पत्थर छत पर ठीक उसके पास आकर गिरे। अब तक जो चीजें सिर्फ उसके दिमाग में या एहसास में थीं, अब उन्होंने भौतिक रूप ले लिया था। बालकृष्णा को पहले लगा कि शायद उसके परिवार वाले ही उसको डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो रात भर गेम खेलता रहता था। लेकिन गांव वाले घर में किसी का इस तरह पत्थर फेंकना, और वो भी घने जंगल की तरफ से, इसने उसके डर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। सुरक्षा का जो एक झूठा एहसास था वो पूरी तरह टूट चुका था। फिर एक रात जब बालकृष्णा हल्के उजाले में सो रहा था, उसने रसोई से पायल की आवाज सुनी। रात के ठीक 11 बजे ये आवाज शुरू हुई। धीरे धीरे ये आवाज घर से निकलकर बाहर जंगल की तरफ गई। बालकृष्णा ये सब सुन रहा था, और सबसे डरावना हिस्सा तब आया जब ठीक 11:30 पर पायल की वो आवाज जंगल से वापस लौटी और ठीक उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। सोचिए, उस समय उस पर क्या बीती होगी जब वो आवाज एकदम उसके दरवाजे पर आकर थम गई। उसने डर के मारे सारी लाइट्स ऑन कर दी और किसी तरह जागकर वो रात गुजारी। ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अगली सुबह जब उसने आकर अपने परिवार को ये सब बताया, तो जो सामने आया वो और भी चौंका देने वाला था। बालकृष्ण के पिता ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे उन्होंने भी देखा कि एक लड़की उनके कमरे के सामने खड़ी थी और उन्हें आवाज लगा रही थी। तो यहां सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि ये सब सिर्फ बालकृष्ण के दिमाग का वहम या थकान नहीं थी। उसके पिता का ये अनुभव इस बात पर मोहर लगाता था कि उस नए अधूरे घर में कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं था। भाग 3 गांव के रहस्य का खुलना, अतीत की एक बेहद दुखद सच्चाई। अब परिवार तुरंत इसका समाधान ढूंढने निकल पड़ा। वो गांव के कुलदेवी मंदिर गए, वहां के पुजारी से बात की और उस नए घर को बना रहे मजदूरों से भी पूछताछ की। मजदूरों से जो बातें सामने आई वो बेहद अजीब थीं। कुछ मजदूरों ने रात में एक मां और बेटी को पंखे से लटकते हुए देखा था, जिन पर रेत पड़ी हुई थी। एक और मजदूर ने उन्हें छत के कोने में बिल्कुल खामोश बैठे देखा, जबकि 2 और मजदूरों ने बताया कि उन्होंने ठीक पास के आम के पेड़ पर उस मां को अपनी बेटी को खाना खिलाते हुए देखा था। इन बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भले ही ये नज़ारे अजीब और डरावने लग रहे हों, लेकिन इनमें कोई गुस्सा या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं थी। ये किस्से किसी दुर्भावना के नहीं, बल्कि बेहद दुख, दर्द और बेबसी की कहानी बयां कर रहे थे। एक ऐसी मां की कहानी जो उस हालत में भी अपनी बेटी का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। बालकृष्ण के ये दोनों अनुभव कितने अलग फिर भी कितने एक जैसे थे ना। ध्यान दीजिए, फुलबानी का अनुभव एक ऐसी बुजुर्ग महिला से जुड़ा था जिनकी मृत्यु अकेलेपन में हुई, जिनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं रासिमांडी में जिसे वो महसूस कर रहे थे, वो एक माँ बेटी थे जो किसी बेहद बड़े दुख का शिकार हुए थे। स्थानीय मान्यताओं में अक्सर जिन्हें हम भूत प्रेत कहकर डराते हैं, वो असल में अकेलेपन, शोक और इंसानी बेबसी का ही एक रूप होते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा शोक और अकेलापन था। मंदिर के पुजारी ने जब वहां का इतिहास बताया तो सारी धुंध छट गई। बात साल 2008 की है, जब कंधामाल जिले में भारी दंगे हुए थे। स्रोत के अनुसार उस दौरान इस परिवार की एक बेटी की उदयगिरी में इन्हीं दंगों में जान चली गई। कुछ हफ्ते बाद शोक में डूबी वो मां
अपनी जान बचाते हुए उसी जंगल के रास्ते अपने दूसरे बच्चे को लेकर रासी मांडी आई थी। लेकिन उस नुकसान का दुख और ट्रॉमा इतना गहरा था कि वो उससे निकल नहीं पाई, और आखिरकार माँ और बेटी दोनों ने अपनी जान ले ली। एक बेहद वास्तविक, सच्ची और दिल दहराने वाली दुखांतिका, जिसने इन स्थानीय मान्यताओं और इन अजीब घटनाओं को जन्म दिया। मंदिर के पुजारी के आखिरी शब्द थे, वो नहीं जाएंगी। उन्होंने परिवार से बहुत साफ शब्दों में कहा कि पूजा पाठ से उन्हें शांति जरूर मिल जाएगी, वो किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उस जंगल और उस जमीन से जुड़ा उनका वो दर्द और उनकी वो यादें वहां से कभी नहीं मिटेंगी। उस दिन के बाद से बालकृष्णा और उसका परिवार उस जमीन की इस भारी सच्चाई को अपनाकर वहां शांति से रह रहे हैं। पुजारी की ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कुछ इतिहास, कुछ दर्द जमीन में इतनी गहराई तक उतर जाते हैं कि उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। और इस विश्लेषण के अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये सब अंधेरे में एक चमकदार मोबाइल स्क्रीन और एक तेज दिमाग की कल्पना का नतीजा था, या फिर ये एक ऐसी भयानक दुर्घटना की गूंज है जिसे एक गांव का इतिहास और वो जंगल आज भी भुला नहीं पा रहे हैं? जो भी हो, अकेलेपन, दुख और स्थानीय इतिहास के इस गहरे रिश्ते पर विचार करना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण बेहद दिलचस्प लगा होगा। ऐसी ही अनजान पहलुओं को समझने के लिए हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।